पर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी शिप है, जिसके आसपास बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तभी शिप का वाइस कैप्टन कैप्टन से बोलता है, कैप्टन क्या हमें भी ज्वाइन करना चाहिए? इस पर कैप्टन कहता है, तुम जानते हो कि ये सब करना बेकार रहेगा, हमारे वेपन्स यहाँ पर यूजलेस है, इसलिए अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है सिवाय हंटर्स के ऊपर डिपेंड होने के। तब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमको एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज से बच के भाग रहा है एंड वो हंटर भागते हुए सीधा अपनी टीम के पास जाता है। तभी हमें दिखाई देती है बहुत बड़ी बड़ी चींटियां जो हंटर्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। यहाँ पर बहुत सारे हंटर मिलके उन चींटियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके वो सारी की सारी चींटियां उन हंटर्स को खाने लगती हैं। यहाँ पे एक विजर्ड भी होता है जो कहता है इन क्रिएचर्स को हराने के लिए हमारी रैंक काफी नहीं है। यहाँ पे एक हंटर लगभग उस चींटी के अटैक से मरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी मदद करने के लिए कोई आता है। वो सबसे पहले आते ही उस चींटी को उस हंटर के ऊपर से हटाता है एंड इसके बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उस हंटर को 1 सेकंड के अंदर ठीक कर देता है। यहाँ पर जो हंटर बिल्कुल मरने ही वाला होता है वो भी यहाँ पर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो हंटर ये बात नोटिस करता है कि बहुत सारी चींटियों का ग्रुप उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी एक फूकी नाम का हंटर अपनी एबिलिटीज का यूज करके उन चींटियों को शॉक कर देता है। इसके बाद फूकी एक बिग टाइगर नाम के हंटर को बुलाता है। अब यहाँ पर फूकी और बिग टाइगर दोनों मिलकर उन चींटियों को मार रहे हैं। साइड में खड़े बाकी हंटर्स ये सब देख के कहते हैं कि फाइनली एस रैंक के हंटर्स आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा है उस हंटर का नाम है मिनोबे। फूकी मिनोबे को कहता है तुम तो बहुत तेज भागते हो मिनोबे, जिस पर मिनोबे कहता है मैं जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे भरोसा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे बचा ही लोगे। तभी यहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज इनको सुनाई देती है और हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी सी व्हाइट कलर की चींटी इनके पीछे खड़ी है। फूकी उसे देखने के बाद कहता है क्या ये बॉस है? वैसे इसको देखकर लग तो नहीं रहा। इस पर टाइगर कहता है मुझे लगता है कि ये चींटियों के ग्रुप का लीडर है। इसके बाद टाइगर मिनोबे को कहता है मिनोबे तुम इंजर्ड लोगों का ध्यान रखो। इसके बाद टाइगर और फूकी वो दोनों मिलकर उस चींटी के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। टाइगर सबसे पहले जाते ही उस चींटी का मुंह पकड़ लेता है। इसके बाद फूकी अचानक से ऊपर से आता है एंड चींटी के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करता है। इस लाइटनिंग अटैक से उस चींटी को बहुत भयंकर वाला शॉक लगता है, जिसे देखने के बाद टाइगर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। ऐसा होते ही वो चींटी टाइगर को पीछे धकेल देती है, बट फाइनली यहाँ पर टाइगर अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है और चींटी को मार देता है। नीचे आने के बाद फूकी टाइगर को कहता है तुम्हारी ये जो पावर थी ये तो बहुत वाहियात थी, लेकिन यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती। उस व्हाइट चींटी के मरने के बाद बहुत बड़ा सा ग्रुप आता है व्हाइट चींटियों का। ये देखने के बाद फूकी बोलता है ऐसा लगता है कि वो लीडर भी नहीं था। इस चींटी के ग्रुप को आता हुआ देखकर टाइगर अपनी एबिलिटी का फिर से यूज करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी इनहेंस हो जाती है और उसकी मसल्स भी बढ़ जाती हैं। फूकी भी अपनी लाइटनिंग अटैक का यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के पावर कंबाइन होकर उन चींटियों के ऊपर हिट करते हैं। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक माशिन नाम का बंदा इनको देख रहा है। माशिन कहता है लगता है ये लोग टाइम पर पहुंच गए, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। और हमें यहाँ पर दिखता है कि माशिन के साथ भी बहुत सारे हंटर्स का ग्रुप है, जिनकी तरफ भी व्हाइट और लाल चींटियां बढ़ते हुए जा रही हैं। यहाँ पर माशिन अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है, जिससे सारी की सारी लाल वाली चींटियां मर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सफेद चींटियां अभी भी आगे बढ़ रही हैं। ये देखते हुए माशिन अपने हंटर्स की टीम को आगे भेजता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक नरेशन स्टार्ट होती है। ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले इस वर्ल्ड में एक गेट आ गया जो दूसरे डायमेंशन को इस दुनिया के साथ जोड़ता है। उस गेट के दूसरी तरफ बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता था। जिन लोगों ने उन मॉन्स्टर से लड़ने की एबिलिटी को अवेक करा उन्हें हंटर कहा जाने लगा। हंटर्स के बॉडी के अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं। इन्हीं मैजिकल पावर्स की बेसिस के ऊपर हंटर को S, A, B, C, D और E क्लास की रैंकिंग मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी ट्राई कर ले उनकी एबिलिटीज कभी नहीं बढ़ती। अब यहाँ पर बढ़ी जिसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, यानी प्रेजेंट डे की। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉफी वाला एक आदमी को कॉफी देते हुए कहता है आज की रेड के लिए आपको गुड लक। इस हंटर का नाम है नोबुहारू माशिमा, जो कि इस कॉफी वाले को थैंक यू कहता है। तभी माशिमा का एक दोस्त उसके पास आता है। इस आदमी का नाम है शिंटा। माशिमा उसे कहता है क्या हुआ शिंटा, मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर की जॉब छोड़ दी थी। शिंटा बताता है कि उसकी बीवी को एक और बच्चा होने वाला है। माशिमा कहता है अच्छा, वैसे अगर हम सक्सेसफुल रेड करें तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन शिंटा कहता है मुझे नहीं लगता माशिमा कि मैं तुम्हारे लेवल का हूँ और वैसे भी मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है शन जिन वू। संग के वहाँ आते ही सब उसको गुड मॉर्निंग और हाय हेलो करने लगते हैं। संग जिसके रिप्लाई में कहता है आप सबको देखकर खुशी हुई। तभी माशिमा संग को पूछता है और बताओ तुम अच्छे से खा भी रहे हो संग, जिसके रिप्लाई में संग कहता है कि आप मेरी चिंता मत करिए। ये देखने के बाद शिंटा थोड़ा शॉक हो जाता है और माशिमा से पूछता है आखिर ये बच्चा कौन है और क्या ये स्ट्रॉन्ग है? सभी लोग इसका इतना हालचाल क्यों पूछ रहे हैं? इसका रिप्लाई देते हुए माशिमा थोड़ा हंसता है और शिंटा को कहता है
जैसा तुमने अभी कहा ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसने हमें तब ज्वाइन करा जब तुम हमें छोड़ के गए थे, और सभी ने इसका एक निकनेम भी रखा है जो है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। माशिमा की ये सारी बातें सुनने के बाद शिंटा यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है क्या सही में ये वीकेस्ट है? माशिमा इस पर कहता है कि ये लड़का इतना वीक है कि इसको ई रैंक के मिशन पर भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करना पड़ा था। शिंटा कहता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं हो रहा, सच बताओ सच में ये इतना वीक है? शिंटा कहता है इसको यहाँ पर बुलाया गया है, इसका मतलब ये है कि अगला मिशन हमारा बहुत ईजी है। माशिमा लास्ट में शिंटा से कहता है इसको ये सब बातें पता मत लगने देना कि हमने अभी क्या बात करी है। लेकिन हमें पता चलता है कि संग ने ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली है। संग मनी मन कहता है खैर जो भी है ये लोग कह तो सही रहे हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो संग को कहती है जिनवू क्या तुम दोबारा से घायल हो गए? इस लड़की का नाम है जूही। संग जूही को देखकर बोलता है जूही हम दोबारा से एक मिशन के ऊपर जा रहे हैं। जूही कहती है अरे ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? संग कहता है अरे कुछ नहीं, वही जो होता रहता है वही हुआ है। जूही संग को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों साइड में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर जूही संगू से कहती है मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। संगू उसे बताता है कि ई रैंक के मिशन में वही एक लौता ऐसा हंटर था जो खुद को चोट पहुंचा के आया था। जिस पर जूही उससे पूछती है क्या तुम्हारी टीम में कोई हीलर नहीं था? संगू उसे बताता है कि उसके अलावा जितने भी टीम मेंबर थे वो सारे हाई रैंक के थे, इसीलिए वो अपने साथ हीलर को लेके नहीं गए थे। इस बात पर जूही गुस्सा होकर बोलती है ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, किसी को भी हीलर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। संगू कहता है कोई बात नहीं, मैं ही बहुत ज्यादा वीक हूँ इसीलिए मुझे इसकी आदत है। इसके बाद संगू वहां से चला जाता है क्योंकि इनके मिशन का टाइम हो चुका है। यहाँ पर एक आदमी है जो सबसे कहता है मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि इस रेड के अंदर मैं आपका कैप्टन हूँ और मेरा नाम है सॉन्ग च्यूल और मुझे आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सभी हंटर सॉन्ग को कहते हैं आप जरूर हाई रैंक के एक हंटर होगे, इसलिए आपको कैप्टन बनाकर हमें अच्छा लग रहा है। सॉन्ग को देखने के बाद संग कहता है आपको देखकर अच्छा लगा, जिसके बाद सॉन्ग भी उसको ग्रीट करता है और कहता है चलो फिर सब तैयार हो ना। जिसके बाद ये लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए माशिमा संग को कहता है हमारे साथ रहना संग। जूही भी कहती है कि हम अपना बेस्ट करेंगे एंड ये कहने के बाद वो भी गेट के अंदर चली जाती है। यहाँ पर संग अपनी एक नाइफ निकालता है एंड हमें पता लगता है कि उसके पास ये एक लौता वेपन है जिसके अंदर भी बस थोड़ा बहुत मैजिक है। वो ये भी कहता है कि मेरी इनकम इतनी कम है कि बस मैं यही नाइफ अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा तो यही है। जिसके बाद वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ गेट के अंदर घुसता है। अगला सीन होता है एक ऑफिस का जहाँ पर एक आदमी अपने प्रेसिडेंट से कहता है कि आपकी मीटिंग गवर्नमेंट के साथ कैसी रही? जिस पर प्रेसिडेंट कहता है गवर्नमेंट वाले बस एक ही बात कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम डंजन्स में लगातार जाते रहें और जितनी भी चीजें हमें डंजन से मिल रही है हम सारी की सारी उन्हें सप्लाई करते रहे। लेकिन देखा जाए तो वो लोग कुछ गलत भी नहीं कह रहे, हम बस डंजन की चीजों को बेच कर ही पैसा कमाए जा रहे हैं। तभी वो प्रेसिडेंट अपने ड्रॉर में से एक चीज निकालता है और कहता है ये है वो क्रिस्टल जो मैजिकल बीस्ट को मार के मिलते हैं, इन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है एंड इनको बेचा भी जा सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संग के हाथों में एक क्रिस्टल है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ है। संग खुद से कहता है फाइनली मैंने एक जेम ले ही लिया, बट सडनली यहाँ पर एक गॉब्लिन संग के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही संग गॉब्लिन के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करने वाला होता है तब उसकी नाइफ ही टूट जाती है, जिसके बाद गॉब्लिन संग के पेट में तलवार घुसा देता है। तभी वहाँ पर शिंटा आ जाता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। शिंटा कहता है अगले मैजिक बीस्ट को मैं मारूंगा। जिसके बाद वो जूही को संग को हील करने के लिए कहता है एंड वो वहाँ से चले जाता है। जूही संग को हील कर रही होती है और संग लेटे लेटे देख रहा होता है कि कैसे बाकी के हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ाई कर रहे हैं। जिसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ। यहाँ पर प्रेसिडेंट बताता है कि जो मैजिक जेम्स हाई रैंक के मैजिक बीस्ट को मार के निकाले जाते हैं उनसे और भी ज्यादा खतरनाक वेपन्स बनाए जा सकते हैं जिनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को मारा जा सकता है। वैसे डंजन्स में जो माना क्रिस्टल पाए जाते हैं उनके भी वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन माना जेम्स का यूज नई टाइप की एनर्जी के लिए करना चाहती है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से बहुत ज्यादा सेफ है और हाइड्रो पावर से बहुत ज्यादा एफिशिएंट। साथ ही में ये थर्मल एनर्जी के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन भी करती है। सिंपली ये एक कमाल की ग्रीन एनर्जी है। गवर्नमेंट इस चीज पर अभी रिसर्च कर रही है कि कैसे माना जेम्स और मैजिक क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाए, लेकिन इन जेम्स और क्रिस्टल को लाने का काम बस हंटर्स ही कर सकते हैं। अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर इन हंटर्स ने मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। इसी के साथ साथ इन्होंने डंजन के बॉस को भी मार दिया है। पीछे बैठा हुआ संग भी ये सब चीजें देख रहा होता है। जो ही संग को बोलती है क्या तुमने प्रेशर में आके हंटर बनने का सोचा? अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी को बहुत बुरा हर्ट हो सकता है। ये सुनकर संग जूही से माफी मांगता है, जिस पर जूही कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता है। पीछे हंटर्स ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा माना क्रिस्टल्स नहीं मिल रहे, इसीलिए जितने भी माना क्रिस्टल उन्हें मिले हैं
उससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। साइड में पड़ा हुआ संग भी ये बात सोच रहा होता है कि उसको तो बस ई रैंक का जेम मिला है और इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाना होशियारी की बात नहीं है। तभी अचानक एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कहता है, सभी लोग इधर देखो। सभी के सभी हंटर्स उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हें दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरी टनल है। वो सोचते हैं कि क्या ये एक डबल डंजन है। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमने बॉस को डिफीट कर दिया है, लेकिन ये डंजन अभी तक बंद नहीं हुआ। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ये चीज देखकर बहुत अजीब लग रहा है। माशिमा और शिंटा ये सोच के खुश हो रहे होते हैं कि अब वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कैप्टन संग कहता है, ऐसी सिचुएशन में हमें ये बात हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। शिंटा कहता है, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बाद आए हुए हंटर्स इस चीज का फायदा उठा लेंगे और वैसे भी ये एक डी रैंक का डंजन है, इसके अंदर हम आराम से जा सकते हैं। माशिमा भी कहता है, शिंटा की वाइफ प्रेग्नेंट है और खुद देखो हमें कितने कम जेम्स मिले हैं। कैप्टन सॉन्ग कहता है, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए अब हम यहाँ पर वोटिंग करेंगे। यहाँ पर वोटिंग होती है और वोटिंग में 6 लोग तैयार हैं और 6 लोग तैयार नहीं हैं। और यहाँ पर संघ ने वोटिंग नहीं करी है, तो अब सब कुछ संघ के ऊपर डिपेंड करता है। संघ यहाँ पर सोचता है कि उसके लिए डी रैंक के डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसके फादर अभी तक मिसिंग है और वही एकलौता है जो कि उसके घर में पैसे कमाता है। इसी के साथ ही साथ उसको अपनी मॉम के हॉस्पिटल के खर्चों को भी उठाना है और इसी के साथ ही साथ उसकी एक बहन भी है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, इसीलिए उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए संघ यहाँ पर ये चीज डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक अलग सी जगह का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी एक आदमी से कह रही होती है कि अब आप अपना हाथ इस ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर रखो। जैसे ही वो आदमी अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर रखता है, उस आदमी को अपनी हंटर रैंक पता चल जाती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस जगह पर लोगों को उनकी हंटर रैंक्स बताई जाती है और यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन के लोग इन हंटर्स को अपने साथ ज्वाइन करवाने आते हैं। यहाँ पर एक एजेंट किसी से बात करते हुए कहता है, हमारे साथ एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस आदमी से वो एजेंट बात कर रहा होता है वो आदमी उसका बॉस है जिसका नाम है मिस्टर चॉय। मिस्टर चॉय उस एजेंट से कहता है, जेंडर और एज को मत देखना, बस टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे एसोसिएशन को चाहे इनसे कोई बेटर हंटर मिल सकता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि 2 चोर एक औरत का पर्स लेके भाग रहे होते हैं। स्कूटी पर भागते हुए उन चोरों को सामने एक लड़की दिखती है। वो चोर उस लड़की को अपने सामने से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़की कूदती है और उन चोरों से पर्स छीन लेती है। एंड यहाँ पर ये चीज हमें बहुत ज्यादा फास्ट दिखाई जाती है। जिस औरत का पर्स चोरी हुआ था वो औरत उस लड़की के पास आती है और अपना पर्स लेकर उस लड़की को थैंक यू बोलती है। इस लड़की का नाम ही चाहे इन है। चाहे को देखकर उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। चाहे इन एक एस रैंक हंटर है और वो दिखने में क्यूट भी है, इसलिए उसके बहुत सारे लोग फैन भी हैं। लोगों की इतनी सारी भीड़ देखने के बाद चाहे वहाँ से कूदते कूदते चली जाती है। अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर हंटर बात कर रहे होते हैं। बहुत टाइम हो गया और हम तब से लेकर अभी तक इस केव में ही घूमे जा रहे हैं। यहाँ पर इनको घूमते घूमते टोटल 40 मिनट हो चुके हैं और वो जो गेट है वो क्लोज हो जाता है बॉस को मारने के 1 घंटे बाद, इसलिए अभी इनके पास बस 20 मिनट ही बचे हुए हैं। यहाँ पर संग जूही से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा। जूही कहती है, अरे कोई बात नहीं। जिस पर संग उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा? ये सुनकर जूही संग पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम उस गॉब्लिन से मर भी सकते थे एंड मैं अपनी हीलिंग का यूज करके तुम्हें बहुत मुश्किल से ही बचा पाई हूँ और वैसे भी तुमने यहाँ पर आने के लिए हाँ क्यों करी? यहाँ पर संग वो जूही से माफी मांगता है और मन ही मन सोचता है, बी रैंक हंटर जूही, इसी की वजह से मैं हर बार बच पाता हूँ। जूही कहती है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम अगली बार मुझे खाना खिला देना। ये सुनकर संगवू थोड़ा चौंक जाता है, जिसे देखने के बाद जूही कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पसंद नहीं है? यहाँ पर संगवू जूही से कुछ कहने वाला होता था, लेकिन तभी उसे आवाज आती है, हम पहुंच गए, यही है बॉस रूम। यहाँ हमें दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है। उस दरवाजे को देखने के बाद सभी हंटर कहते हैं कि इतना बड़ा दरवाजा यहाँ क्या कर रहा है? माशिमा और शिंटा कहते हैं, हम तो इस दरवाजे के अंदर जाएंगे क्योंकि हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। और सॉन्ग की तरफ देख के कहते हैं, क्यों, ये सही रहेगा ना कैप्टन? एंड इस बात पर सॉन्ग भी राजी हो जाता है। अगले सीन में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि प्रेसिडेंट का नाम गो गुन हे है और ये हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे आशा है कि आप में से आगे चलकर कुछ लोग हंटर्स बनेंगे और वो सभी को बताते हैं कि ये पोर्टल 10 साल से भी ज्यादा एग्जिस्ट कर चुका है एंड अभी भी डंजन के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो कि अनसॉल्व्ड है। हंटर बनना एक बहुत खतरनाक काम है, इसलिए इस प्रोफेशन में सर्वाइव करने का बस एक ही रूल है, हमेशा सावधान रहो। इसके बाद अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स ने इस गेट को खोल दिया है। उस गेट के खुलने के बाद बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स चलने लगती हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग कहते हैं ये जगह तो बड़ी कमाल की है एंड इस टाइप के डंजन में वो पहली बार आए हैं। उन सभी हंटर्स को वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टैचूज दिखते हैं। इन सभी स्टैचूज में से कुछ स्टैचूज ने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखे हैं। यहाँ पर संग की नजर एक स्टैचू के ऊपर जाती है जिसको देखकर वो कहता है,
ये स्टैचू बाकी सभी स्टैचू में सबसे ज्यादा बड़ा है। इसके बाद वो सभी हंटर मैजिक बीस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन हंटर्स को एक भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखाई देता। तभी यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि जमीन पर एक मैजिक सर्कल बन रखा है। तभी एक हंटर कैप्टन सॉन्ग को बुलाकर कहता है, यहाँ पर एक अजीब सी भाषा लिख रखी है कैप्टन सॉन्ग। कैप्टन सॉन्ग जैसे ही उसको देखता है वो बोलता है, इस पर कार्डेनन टेम्पल के रूल लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल है गॉड की पूजा करो, दूसरा रूल गॉड को प्रेस करो, तीसरा रूल है गॉड पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ जूही संग से बोलती है, ये जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है इसकी अभी आंख हिली थी और ये हमें ही देख रहा था। संग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई हो। साथ ही साथ कैप्टन सॉन्ग चौथा रूल बोलता है, जो भी इन रूल्स को नहीं मानेगा वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तब यहाँ पर वो दरवाजे बंद हो जाते हैं जहाँ से वो सभी हंटर्स अंदर घुसे थे एंड इस चीज को देखकर सभी डर जाते हैं। यहाँ पर एक हंटर बहुत गुस्से में कहता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड वो हंटर वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो हंटर गेट को छूता है, गेट के पास खड़ा एक स्टैचू हिलता है और उस हंटर को आधा काट देता है। एंड अभी जो उस हंटर के साथ हुआ ये चीज देखकर बाकी के हंटर शॉक हो जाते हैं और कुछ डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर संग डर के मारे सोचने लगता है कि जो हंटर अभी मरा वो आखिर कौन से रैंक का था, वो जो भी हो मुझसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस स्टैचू ने उस हंटर को मारा था वो वापस अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे संग ये सोचता है कि ये एक डी रैंक डंजन हो ही नहीं सकता। बट इन सब चीजों के बाद जैसे ही वो अपने पीछे उस बड़े से स्टैचू को देखता है, वो स्टैचू भी अचानक से संग वू की आंखों में झांकता है, जिसे देखने के बाद संग बहुत डर जाता है। अब यहाँ पर संग वो अपने लाइफ के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि कैसे पहले ही मिशन में वो अपनी टीम से बिछड़ गया था और उसके ऊपर अटैक हो गया था। इसी के साथ साथ एक बार ऐसा हुआ था कि वो लगभग मरने ही वाला था। वो बताता है कि हंटर्स मैजिक जेम का यूज वेपन खरीदने में करते हैं, जिससे कि वो मैजिक बीस्ट को मारकर और भी ज्यादा पैसे कमा पाए। लेकिन संग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर उसकी नाइफ टूटी तो उसको अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा। संग यहाँ तक इतना गरीब है कि वो नए जूते भी नहीं खरीद सकता, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी ये हंटर वाला काम करना पड़ता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर संग बहुत जोर से चिल्लाता है, सभी झुक जाओ। तभी वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू अटैक करता है और इस अटैक में आधे से ज्यादा हंटर मर जाते हैं। संग को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। वो इस जगह पर ट्रैप हो चुका है और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसको ये भी लग रहा है कि वो अब मरने वाला है। पता है कि ये सारे के सारे हंटर्स उसी डंजन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि इस डंजन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी कैप्टन सॉन्ग यहाँ पर सबको हिलने से मना करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ये स्टैचू फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पर जूही भी बहुत डरी हुई है। तभी सॉन्ग जिनवू के पास आकर कहता है, अच्छा होगा कि तुमने स्टैचू को नोटिस कर लिया, नहीं तो अभी हम सभी मारे जाते। सॉन्ग जिनवू से ये भी कहता है, तुम्हें पता था ना जिनवू कि ये स्टैचू हिलने वाला है। इस बात पर जिनवू मना कर देता है। जिनवू सॉन्ग के हाथ को नोटिस करता है जिसमें से खून बह रहा है, क्योंकि सॉन्ग का हाथ यहाँ पर कट चुका है। सॉन्ग जिनवू से ब्लीडिंग को रोकने के लिए मदद मांगता है। जिनवू सॉन्ग के हाथ पर पट्टी बांध ही रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग कहता है, अगर अभी जूही की हालत सही होती तो मैं उसे हील करने के लिए कहता। सॉन्ग ये भी कहता है कि जूही एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन तब भी वो सिंपल रेड के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि वो वीक माइंडेड है। इसके बाद वो स्टैचू को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डंजन ए रैंक का है, या फिर हो सकता है कि ये एस रैंक का भी हो। इसके बाद वो फिर से टेम्पल के सारे रूल बताता है। जिनवू कहता है कि यहाँ पर जिस गॉड की बात हो रही है शायद वो ये स्टैचू हो। अगला सीन होता है जिनवू की बहन की क्लास का। जिनवू की बहन अपनी दोस्त से कहती है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ चली गई थी? जिसका आंसर देते हुए उसकी दोस्त कहती है कि उसे कुछ काम आ चुका था। तभी हमें बताया जाता है कि जिनवू की बहन का नाम है जिनहा। जिना की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना? जिना कहती है हाँ, लेकिन वो एक ई रैंक हंटर है, इसीलिए जब भी वो मिशन से आता है उसके शरीर पे हमेशा कोई ना कोई चोट रहती है। जिसके बाद जिना अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने ऐसी बात क्यों पूछी? उसकी दोस्त कहती है कि उसने ये बात बस ऐसी पूछ ली, लेकिन तभी वो खुद से कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है। यहाँ पर सॉन्ग जिनवू को कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम उसके ओपोनेंट हैं। सॉन्ग जिनवू से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक हंटर चिल्लाता है, मैंने एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं मर सकता। वो ये बताता है कि उसे अपनी स्पीड के ऊपर इतना भरोसा है कि वो किसी के भी अटैक से बच सकता है। लेकिन जैसे वो अपनी फुल स्पीड का यूज करके गेट की तरफ भागता है, स्टैचू ऑफ गॉड अपनी लेजर बीम से उसका पूरा शरीर उड़ा देता है, बस उसके पैर बच जाते हैं। एंड लिटरली बडीज यहाँ पर ये वाला सीन बहुत भयानक था। इस हंटर के साथ अभी अभी जो हुआ ये देखकर बाकी के हंटर दोबारा से खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग कहता है कि ये चीज हमें चींटी की तरह कभी भी मसल सकती है। बट यहाँ पर जिनवू थोड़ा कंफ्यूज है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस स्टैचू ने हमारे ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं करा? एंड यहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिनवू सॉन्ग से टेम्पल का फर्स्ट रूल पूछता है, जिस पर सॉन्ग कहता है,
फर्स्ट रूल ये है कि गॉड की पूजा करो। ये सुनने के बाद जिनवू खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक हार मानी है। जैसे ही वो पूरा खड़ा होने की कोशिश करता है, यहाँ पर तभी स्टैचू की आंख फिर से जलने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिनवू फटाफट से झुक जाता है, जिससे स्टैचू की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखने के बाद जिनवू सभी हंटर से कहता है कि सब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और इस स्टैचू के सामने झुक जाओ। जिस पर सॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने कुछ पता लगाया है क्या। जिनवू बताता है कि जब तक उन सभी का सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रहेगा तब तक ये स्टैचू उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, और शायद यही टेंपल के पहले रूल का मतलब है। ये कहने के बाद जिनवू झुक जाता है और ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स भी उसके साथ झुक जाते हैं। बट यहाँ पर माशिमा को जिनवू की बात पर थोड़ा डाउट होता है, और तभी यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसका हम सभी को वेट था। सबको झुका हुआ देख के स्टैचू ऑफ गॉड एक अजीब सी स्माइल करता है। उस स्टैचू का ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन देखने के बाद सभी हंटर्स सोच में पड़ जाते हैं। बट तभी थोड़ी देर तक झुके रहने के बाद यहाँ पर शिंटा फिर से खड़ा हो जाता है। वो सभी हंटर्स को ये कहता है कि देखो अब ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, और शिंटा को देखकर बाकी के हंटर्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जो स्टैचू ऑफ गॉड बैठा हुआ था वो उन सभी को देखकर खड़ा हो जाता है। उस स्टैचू को खड़ा देखकर बाकी के हंटर्स फिर से यहाँ पे खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर घबरा के जिनवू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिनवू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस टेंपल के रूल को वायलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ता है। जिनवू कहता है सेकंड रूल में लिखा हुआ था कि गॉड को प्रेस करो। यहाँ पर बाकी के सभी हंटर ये बात सोच रहे होते हैं कि इस क्लू का क्या मतलब है। बट तभी एक हंटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड को प्रेस कैसे करना है। जिसके बाद वो हंटर आगे बढ़ता है और सर झुकाकर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज काम कर रही है और ये स्टैचू अब स्लो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये हंटर प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी स्टैचू ऑफ गॉड अपने पैर से उस हंटर को कुचल देता है। उस हंटर का खून फ्लोर पर फैला हुआ देखकर बाकी के हंटर्स डर जाते हैं। इसके बाद फिर से वो स्टैचू आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर माशिमा और शिंटा वहाँ से भागने लगते हैं। बट अब बारी होती है इस लड़की की, एंड ये लड़की भी यहाँ पर कुचली जाती है। सॉन्ग कहता है कि एक साथ भागना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम सब अलग हो जाते हैं। सभी हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते शिंटा यहाँ पर सोचता है कि वो इस जगह पर तो नहीं मर सकता, और इसी के साथ उसको अपनी फैमिली की भी याद आती है। लेकिन भागते भागते वो एक गार्ड स्टैचू के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से शिंटा को 2 हिस्सों में बांट देता है। जूही के साथ भागते भागते जिनवू यहाँ पर ये सोच रहा है कि गॉड को आखिर प्रेस कैसे करे। वो जूही की तरफ देख के कहता है कि मैं जूही को अकेले छोड़ नहीं सकता। इसी के साथ जिनवू बाकी के स्टैचूज को भी देख रहा है। तभी एक स्टैचू एक हंटर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जिनवू उन सभी स्टैचूज को देखते देखते ये बात नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के हाथ में स्वॉर्ड है, कुछ के हाथ में हैमर और कुछ स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जिनवू यहाँ पर कुछ सोचता है और बाकी बचे हुए हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए स्टैचूज के नीचे जाने के लिए कहता है। जैसे ही सॉन्ग उस स्टैचू के नीचे जाता है, उस स्टैचू में से कुछ गाना वाना बजने लगता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग सबसे कहता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टैचूज है जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसीलिए सभी हंटर्स अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाते हैं। जिनवू जूही के साथ एक स्टैचू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू एक्टिवेट नहीं होता। जिनवू यहाँ पर कहता है लगता है 2 लोग एक स्टैचू के नीचे खड़े नहीं रह सकते, और वो जूही को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है। जिनवू यहाँ पर दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसका पीछा गॉड स्टैचू कर रहा होता है। गॉड स्टैचू जिनवू के ऊपर पैर रखने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जिनवू एक जंप मारता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जिनवू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो एक वेपन पकड़े हुए स्टैचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। सॉन्ग चिल्लाकर जिनवू को कहता है कि वहाँ पर खड़ा नहीं होना तुम्हें, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी शील्ड से जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जूही चिल्लाती है, लेकिन हमें पता लगता है कि जिनवू अभी भी जिंदा है, और वो रेंगते रेंगते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जिनवू अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद उस स्टैचू से म्यूजिक बजने लगता है, और यहाँ पर जिनवू सोचता है कि यही तरीका है गॉड को प्रेस करने का। इसके बाद गॉड स्टैचू भी शांत हो जाता है और अपनी सीट पे जाके वापस बैठ जाता है, और वो अजीब सी स्माइल करना भी बंद कर देता है। माहौल के शांत होने के बाद यहाँ पर जूही जिनवू के पास भागती हुई आती है, और उसे यहाँ पर पता चलता है कि जिनवू का एक पैर आधा कट चुका है। जूही यहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके मुंह और आंखों में से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर माशिमा सॉन्ग से कहता है कि तुमने एज अ कैप्टन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया, और जो तुमने अपना हाथ गवाया है वो इस चीज का ही कर्मा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बाकी के हंटर माशिमा को चुप होने के लिए कहते हैं। सॉन्ग माशिमा को कहता है कि हाँ ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेरा ही था। बट जिनवू मनी मन सोचता है कि ये समय बहस करने का नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से रूल बचे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से गॉड स्टैचू अपना हाथ उठाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और जमीन से एक
चीज निकलती है, जिसे देखने के बाद जिन्वू बताता है कि ये एक ऑल्टर है और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए यूज करा जाता है। और इसी के साथ वो तीसरा रूल बताते हुए कहता है कि बिलीव द गॉड। तभी माशिमा यहाँ पर कहता है कि जिन्वू मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है। एंड यहाँ पर माशिमा अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग के गले पर रख देता है। माशिमा कहता है कि मेरा दोस्त अपनी वाइफ से मिलने से पहले ही मारा गया। और वो सॉन्ग से कहता है तुमने ही कहा था कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी है। माशिमा की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि चलो ठीक है, मैं अकेले जाता हूँ। पीछे बैठा हुआ जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये अकेले कैप्टन की गलती नहीं है, हम सब ने ही यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। जैसे ही सॉन्ग उस ऑल्टर के पास आगे खड़ा होता है तभी वहाँ पर एक आग जलने लगती है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग जिन्वू से कहता है कि मुझे कुछ और भी करना है। जिन्वू कहता है मुझे चेक करना पड़ेगा और तभी वो इन दोनों हंटर्स की मदद मांगता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे ऑल्टर तक ले जाओ। जिन्वू और वो दोनों हंटर जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तभी वहाँ पर और भी ज्यादा आग जलने लगती है। जिन्वू सॉन्ग को कहता है कि उसको अभी तक पता नहीं चला कि आखिर करना क्या है। जिन्वू सॉन्ग से ये भी कहता है कि अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे तो क्या हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा। सॉन्ग कहता है कि डंजन क्रिएट होने के बाद आज 7वां दिन है और मुझे लगता है कि हमारे रेस्क्यू होने से पहले वो लोग एक्शन ले लेंगे। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि 7वें दिन बाद गेट पूरा खुल जाएगा, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं, जिससे होगा ये कि जो बीस्ट है वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। इसीलिए टाइम लिमिट पूरा होने से पहले उन्हें डंजन बॉस को हराना पड़ेगा और अगर यहाँ पे ये लोग फेल हो गए तो ये स्टैचू भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। अगला सीन होता है जिना का, जो कि अपने मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई है। जिना यहाँ पर अपनी मॉम से बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन उसके बदले में उसकी मॉम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर जिन्वू माशिमा और जूही से उस ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है, जिससे बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाए। जैसे ही माशिमा और जूही उस ऑल्टर के पास जाते हैं बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाती है, जिसके बाद उस ऑल्टर में से एक बिजली निकलती है, जिससे होता यह है कि रेड फ्लेम्स के अराउंड एक ब्लू फ्लेम भी बन जाती है। एंड ऐसा होने के बाद उस टेंपल का गेट भी खुल जाता है। ये सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी बचे हुए जितने भी स्टैचू हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू जूही को आग बंद करने से मना करता है। जिन्वू कहता है कि अगर ये लोग कहीं और देखेंगे तो ये स्टैचूज उनकी तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे। जिन्वू यहाँ पर इस चीज को बचपन में खेले जाने वाले एक गेम से कंपेयर करता है। वो कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो और इन सभी स्टैचूज के ऊपर रखो, लेकिन यहाँ पर इस हंटर की आंखें दुखने लगती है और वो अपनी आंखें झपका के उस गेट से भाग जाती है। उस हंटर के भागने के बाद यहाँ पर ये गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। उस हंटर के भाग जाने के बाद यहाँ पर सॉन्ग जिन्वू से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिन्वू यहाँ पर कहता है कि जैसे ही कोई यहाँ से भागता है ऑल्टर की फ्लेम्स भी यहाँ पर गायब हो जाती हैं। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर रूल्स को वापस से सोचता है और वो कहता है कि ये डोर एक ट्रैप है, जिससे गॉड इन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें गॉड के ऊपर कितना बिलीव है। जिन्वू के बगल में खड़ा हुआ हंटर भी कहता है कि अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। ये कहने के बाद वो जिन्वू को फेंक देता है और वो भी गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्वू बाकी लोगों से कहता है कि अब यहाँ से कोई मत भाग रहा, अगर यहाँ से कोई भागा तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात सॉन्ग को समझ नहीं आती और वो जिन्वू से कहता है कि इसको थोड़ा सा बताओ। जिन्वू कहता है कि सभी लोग बस यहाँ पर खड़े रहो, क्योंकि ये ब्लू फ्लेम्स बस टाइमर है। जैसे ही ये वाली ब्लू फ्लेम्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी तब हम सभी के सभी यहाँ से भाग पाएंगे। माशिमा को जिन्वू की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो तब भी जिन्वू से कहता है तुम वीक हो, लेकिन तब भी अभी तक हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरे घर पे इंतजार कर रही है। और ये कहने के बाद यहाँ पर माशिमा भी गेट से भाग जाता है। माशिमा के भागने के बाद ये स्टैचूज फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग जिन्वू और जूही से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग को ऐसा लग रहा है कि जब तक यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहेगा तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। जूही भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है। जिन्वू यहाँ पर सॉन्ग को कहता है कि आप जूही को ना, तब मैं तुम्हें बाकी के बचे हुए पैसे दे दूंगा। जूही कहती है कि तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, लेकिन सॉन्ग जूही के गले में मारकर उसको बेहोश कर देता है और वो फाइनली जूही को लेकर वहाँ से गेट के बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सारी की सारी ऑरेंज फ्लेम बंद हो जाती है। यहाँ पर सारे स्टैचू जिन्वू की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि चलो अब मैं फाइनली मरने वाला हूँ। लेकिन तब भी यहाँ पर जिन्वू माशिमा की स्वॉर्ड उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक स्टैचू अपनी तलवार को जिन्वू की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो तलवार जिन्वू को लगती नहीं है। इसके बाद एक स्टैचू सबसे पहले जिन्वू का हाथ काटता है और बाकी के स्टैचूज भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर फाइनली जिन्वू के पेट पर एक स्पीयर घुसा दिया जाता है और उसको उस ऑल्टर के ऊपर भी लिटाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टैचू जिन्वू को अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसपे लिखा है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, और उसपे ये भी लिखा है कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो। तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकंड में काम करना बंद कर देगा अगर तुमने प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं किया तो। एंड यहाँ पर एक ट्विस्ट है।
सन जिंगवू जो कि लास्ट एपिसोड में मर चुका था, प्रेजेंट में वो एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर है। यहाँ पर चौक के उठने के बाद संग सबसे पहले अपने हाथ और पैर को देखता है जो कि बिल्कुल सही हालत में है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ पर जिनवू को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जिनवू को ये सारी चीजें सपना लग रही थी, लेकिन तभी उस रूम के अंदर दो आदमी आते हैं, जिनमें से एक आदमी का नाम है इनुकाई। इनुकाई जिनवू को ये बताता है कि वो एक मैनेजर है हंटर एसोसिएशन मॉनिटरिंग डिवीजन का। यहाँ पर जो दूसरा आदमी है उसका नाम है शुन। इनुकाई और शुन जिनवू को बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। ये सुनने के बाद जिनवू थोड़ा सरप्राइज होता है और वो मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इनुकाई इस पर कहता है कि वो दोनों भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और हो सकता है कि अब वो रिटायर भी हो जाए। और जूही की मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है और हो सकता है कि शायद वो हंटर का काम भी छोड़ दे। इसके बाद इनुकाई ये भी बताता है कि उस टेम्पल से खाली 6 लोग ही बाहर निकल पाए थे। हंटर्स की जॉब हमेशा खतरे में तो रहती है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली देखी जाती हैं। अब इस हादसे के बारे में जैसे ही इनुकाई को पता लगा था, वो व्हाइट टाइगर गिल्ड मेंबर्स के साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही बस उन्हें जिनवू ही दिखता है। वो ये भी कहता है कि उन सबको ना ही वहाँ पर कोई टेम्पल मिला और ना ही कोई स्टैचूज। ये सुनने के बाद जिनवू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर इनुकाई कहता है कि अगर उन्हें वहाँ पर कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिलती तब वो इस बात को झूठ मान सकता था। ये बोलते ही वो खड़ा होता है और जिनवू से एक सवाल पूछता है। इनुकाई कहता है, जिनवू क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करी है? इनुकाई की ये बात सुनकर जिनवू को कुछ समझ नहीं आता। जिनवू यहाँ पर ये सोचता है कि हंटर्स की एबिलिटी कभी भी उनके लाइफ में चेंज नहीं होती है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो कि सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऐसा करके वो एस रैंक या ए रैंक के हंटर्स भी बन सकते हैं। इसके बाद इनुकाई जिनवू के सामने एक मैजिक पावर डिटेक्टर लाके रख देता है और जिनवू को उसके ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। इनुकाई को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई है, इसलिए वो जिंदा बच पाया। लेकिन यहाँ पर जिनवू जैसे ही उस मैजिक पावर डिटेक्टर के ऊपर हाथ रखता है, उसका स्कोर आता है 10। जिनवू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इनुकाई से पूछता है अगर उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है तो अब उसकी रैंक क्या है। अब यहाँ पर जिनवू का स्कोर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इनुकाई उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे माफी मांगकर बाहर चल जाता है। बाहर जाकर शुन इनुकाई से बात करते हुए कहता है, एक ई रैंक के हंटर का भी स्कोर 70 रहता है। ये लड़का एक ऑर्डिनरी इंसान है। कमरे के अंदर बैठा हुआ जिनवू ये सोच रहा है, आखिर ये लोग क्या करने आए थे इधर? इन लोगों ने बस मुझे फालतू में एक्साइटेड कर दिया। बट अभी भी यहाँ पर जिनवू को वही स्क्रीन दिख रही है और जिनवू ये सोच रहा है कि क्या उन लोगों को ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी। लेकिन इसी के साथ साथ जिनवू को डंजन वाली बातें भी याद आने लगती है। बट तभी यहाँ पर जिनवू की बहन जिना वहाँ पर आती है और आने के साथ ही वो जिनवू के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिना उससे ये कहती है कि तुम ही हमेशा क्यों मार खा के आते हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जिनवू स्माइल करता है। इसके बाद वो जिना से कहता है, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जिना उससे कहती है कि कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम? जिनवू अब यहाँ पर जिना से ये पूछता है कि किसी गेम के अंदर अनरीड मैसेजेस को रीड कैसे करे। जिना इस पर सोचती है कि उसका भाई कैसी बातें कर रहा है, लेकिन तब भी वो जिनवू को ये बताती है कि अनरीड मैसेजेस को पढ़ने के लिए बस सिंपली मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। और ये कहने के बाद जिना उस रूम से बाहर चली जाती है। उस रूम के बाद जिना की फ्रेंड सॉन्गी उसका वेट कर रही थी। रूम में बैठा हुआ जिनवू गेम के सारे नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा होता है। जैसे कि ये जो सिस्टम है वो प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिनवू यहाँ पर ये सारी की सारी बातें पढ़ता है, लेकिन उसको एक भी चीज समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिनवू एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि इस क्वेस्ट के अंदर उसको 100 सिटअप्स मारने हैं, 100 पुशअप मारने हैं, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है। अगर वो इस टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पर जिनवू हॉस्पिटलाइज्ड है और वो सोचता है कि ये सब कुछ एक मजाक है और उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में इनुकाई को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट से फोन पर बात करते हुए कहता है उस लड़के की कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। इस पर प्रेसिडेंट कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे हम लकी हैं कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनुकाई को इस केस को स्पेशल फाइल के अंदर डालने के लिए कह देता है। अगला सीन होता है गिल्ड मास्टर चोई के ऑफिस का, जहाँ पर वो चा को एक बी रैंक के मिशन पर एज अ इंस्ट्रक्टर भेजना चाहते हैं। जिस पर चा कहती है, ऐसा क्यों? चोई बताता है कि ये मिशन हमें ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए एक टेस्ट मिशन होने वाला है। इस पर चा कहती है कि उसको एज अ इंस्ट्रक्टर खुद के ऊपर डाउट है। इस पर चोई से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जैसे तुम नॉर्मली फाइट करती हो बस वही करना है, जिससे कि बाकी लोग तुम्हें एज अ एग्जांपल देख पाए। मिस्टर चॉय ये बताता है कि हंटर गिल्ड पूरे कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चॉय की गिल्ड की औकात कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चॉय चाहता है कि उसके हंटर ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच एक डंजन का गेट खुलता है जो कि बिल्कुल नया होता है। इस गेट को देखकर सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये हंटर्स कब आएंगे। तभी हमें यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनवू अपने बेड के ऊपर आराम से सो रहा है और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जिनवू अपने बेड से गिर जाता है और जैसे वो गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में है और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिनवू को ये सारी चीजें एक सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड है जिससे जिनवू को 4 घंटे तक सर्वाइव करना है और यही चीज है जिनवू की पहली पेनल्टी और ये चीज देखते ही जिनवू की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में जब जिनवू की नर्सेस आके उसको देखती हैं तब जिनवू अपने बेड के ऊपर नहीं होता है। दूसरी तरफ डेजर्ट के अंदर जिनवू सेंटीपीड से बच के भाग रहा होता है। वैसे बट यहाँ पर कोई एक सेंटीपीड नहीं है, जिनवू को यहाँ पर बहुत सारे सेंटीपीड दिखते हैं। जिनवू भागते भागते बस यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये सेंटीपीड इतने सारे कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिनवू 2 घंटे तक सरवाइव कर चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो नर्सेस होती हैं वो पूरे हॉस्पिटल के अंदर जिनवू को सर्च करती हैं, लेकिन उनको जिनवू कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ। यहाँ पर जिनवू को बस 10 सेकंड तक और सर्वाइव करना है, जिसके बाद उसका ये सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सेंटीपीड आखिरी सेकंड में जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसका टाइम पूरा हो जाता है और जिनवू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद उस स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हो चुका है, बट इसी के साथ साथ उसको रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर इतना थक चुका है कि वो पहले ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है सुबह का। यहाँ पर वो अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा होता है। जिनवू जिना को अपना हालचाल दे रहा होता है और बात पूरी होने पर वो रूम से निकल जाता है। अगला सीन होता है जूही का, जहाँ पर उसे एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जूही को बताया जाता है कि हैबजोंग नाम की एक जगह में एक डी रैंक का गेट ओपन हो चुका है और बाकी के जो गिल्ड्स हैं वो थोड़े बिजी हैं, इसीलिए अब उन्हें जूही की जरूरत है। बट जूही यहाँ पर माफी मांगते हुए मना कर देती है। बट कॉल पर बात कर रहा आदमी उसको तभी बताता है जिनवू को होश आ चुका है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और वो अगले सीन में जिनवू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन जूही देखती है कि जिनवू नीचे ग्राउंड में रनिंग कर रहा है और जूही के बगल में 2 नर्सेस खड़ी हैं जो ये बात कर रही हैं कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल पीपल के मुकाबले ज्यादा जल्दी हील होते हैं। लेकिन फिर भी जिनवू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है खुद को शेप में लाने के लिए। उन नर्सेस की बात सुनकर जूही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखता है कि जिनवू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो उसने पहले मिस कर दिए थे एंड यहाँ पर जिनवू को ये भरोसा हो चुका है कि जो स्क्रीन उसको दिख रही है वो जिनवू की इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल है। जिनवू यहाँ पर ये बताता है कि जब भी वो किसी क्वेस्ट को पूरा करता है तब उसको 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है फुल रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज से थकी हुई पूरी बॉडी हील हो जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है पॉइंट और वो इन पॉइंट्स का यूज करके किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, स्पीड हो या कुछ भी हो। यहाँ पर जिनवू जैसे इन एबिलिटीज को अपग्रेड करता रहेगा वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। जिनवू बैठे बैठे यहाँ पर यही सोच रहा है कि इन सब चीजों के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। जिनवू अकेले बैठ के ये सारे वकैती करता है, इसलिए आसपास के लोग उसको पागल समझते हैं। अगला सीन होता है उसके रूम का। जिनवू यहाँ पर ये बताता है कि जो उसका फाइनल रिवॉर्ड है वो है रैंडम लूट बॉक्स। जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है उसको एक चाबी मिलती है और इस की हेल्प से वो किसी भी डंजन के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। अगले सीन में एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है जिसमें ये बताया जाता है कि अलग अलग जगहों पे बहुत सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में जिनवू अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ है और इसके बाद हमें यहाँ पर 4 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू की मॉम एक दिन अचानक से ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिनवू को ये बताते हैं कि उसकी मॉम को इटर्नल स्लीप डिजीज जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं वो बीमारी हो रखी है और ये बीमारी तब से लोगों के अंदर पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये बीमारी 10,000 में से किसी एक आदमी को ही होती है और ऐसे भी एक थ्योरी है कि ये बीमारी इंसान को तब भी हो सकती है जब किसी इंसान के अंदर माना का एक्सपोजर ज्यादा हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर जिनवू की मॉम को खाली लाइफ सपोर्ट के ऊपर ही रखा जा सकता है। जिनवू अपनी मॉम के लिए सबसे पहले लेबर का काम करता है, लेकिन उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने की सोचता है एंड वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर भी लेता है। ये सारी की सारी बातें वो जिना को बताता है, जिस पर जिना कहती है कि ये काम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट जिनवू कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जिनवू को यहाँ पर वो फ्लैशबैक भी याद आते हैं जब वो मिशन पर बहुत ज्यादा यूजलेस हुआ करता था, इसीलिए प्रेजेंट में जिनवू अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। अगला सीन होता है हैबजोंग स्टेशन का, जहाँ पर जिनवू अपने टूल्स को लेकर डंजन के अंदर जाने के लिए रेडी है। जिनवू यहाँ पर उसी चाबी का यूज करते हुए एक गेट को ओपन करता है और यहाँ पर उसकी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर ये लिखा हुआ होता है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर एंटर कर चुका है। इसके बाद वो गेट भी बंद हो जाता है जहाँ से जिनवू ने एंट्री ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, जिनवू के बगल में से एक लड़की नॉर्मली पास करती है। जिनवू यहाँ पर ये बात समझ जाता है कि उसके आसपास एक डायमेंशन बन चुका है। जिनवू अब यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो डंजन को एग्जिट नहीं कर सकता। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा या फिर डंजन बॉस को हराना होगा। जिनवू सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर उस डंजन के अंदर घुस जाता है। अंदर आता है जिनवू को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होने लगता है और उसके सामने अचानक ही 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। वो तीनों गॉब्लिन जिनवू के ऊपर
ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जिनवू उनके हर अटैक को डॉज कर पा रहा है। यहाँ पर एक गॉब्लिन जिनवू को लगभग हिट करने वाला होता है, लेकिन जिनवू भी यहाँ पर मौका देखकर सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो उस गॉब्लिन को मार भी देता है। इसके बाद वो बाकी बचे हुए 2 गॉब्लिन्स को ही मार देता है। एंड अब यहाँ पर जिनवू को ये बात रियलाइज होती है कि वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, लेकिन तभी जिनवू के पीछे से एक वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर ऐसा अटैक करता है जिससे जिनवू की तलवार टूट जाती है। यहाँ पे ये वुल्फ गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल होता है। वो वुल्फ जिनवू के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट अटैक करता है। उस वुल्फ को देखकर जिनवू के पैर भी नहीं हिल पा रहे और जिनवू सोचता है कि क्या उसको डर लग रहा है, तो वो 3 गॉब्लिन्स को मार दिया। उन तीनों गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसके सामने एक नया मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये मॉन्स्टर एक भेड़िए जैसा है और इसके मुंह पर स्टील की कवरिंग है। अब जिनवू यहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको अकेला मार दे। इसीलिए अब वो उस भेड़िए से बचकर इधर उधर भागने लगता है। जिनवू सोचता है कि उसके पास कोई हीलर नहीं है, इसलिए वो खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ ही में वो ये बात भी सोचता है कि काश उसके पास एक वेपन होता। लेकिन तभी यहाँ पर जिनवू को कुछ याद आता है और वो चिल्लाता है इन्वेंट्री। जिनवू के ये बोलते ही सिस्टम उसको एक इन्वेंट्री खोल के दे देता है। एंड इसके बाद जो होता है बडीज, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जिनवू उस इन्वेंट्री से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसी स्वॉर्ड का यूज करके वो उस मॉन्स्टर को बहुत आराम से मार देता है। एक्चुअली में यहाँ पर जिनवू को भी नहीं पता था कि उसकी इन्वेंट्री में ये स्वॉर्ड रखी हुई है, लेकिन उसको माशिमा की बात याद आती है। उसे माशिमा ने कहा था कि ये स्वॉर्ड 3 मिलियन वॉन की है। बट इस यहाँ पर जो वॉन वर्ड है वो एक्चुअल में कोरियन करेंसी का नाम है। एनीवेज, जिनवू यहाँ पर ये रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने से 2 और मॉन्स्टर आने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिनवू के पास वेपन है तो वो ज्यादा डरा हुआ नहीं है और वो उनका सामना आराम से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पहली वाली फाइट से उसकी स्वॉर्ड जमीन के अंदर गड़ गई थी और वो अब निकल नहीं रही। लेकिन जैसे ही वो दोनों मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, जिनवू की स्वॉर्ड भी निकल जाती है। जिनवू अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर उस तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर ये सोचता है कि वो इस तलवार को खो नहीं सकता, इसलिए वो स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और मॉन्स्टर का सर काट देता है। ये चीज देखकर यहाँ से दूसरा वाला मॉन्स्टर भाग जाता है। जिनवू अब यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। जब वो अपने सिस्टम में देखता है तो वो ये पाता है कि वो अब लेवल 2 पर है। वो यहाँ पर ये कहता है कि अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसका लेवल आज तक नहीं बढ़ा। जिनवू सोचता है क्या लेवल अप होने से उसकी सारी की सारी एबिलिटीज एक पॉइंट से बढ़ जाएगी। इसी के साथ वो ये बताता है कि डेली क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। इसीलिए वो कहता है लड़ाई में लेवल अप करना बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन जिनवू को एक बात समझ नहीं आ रही कि पॉइंट के इंक्रीज होने से उसकी एबिलिटीज कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको उसकी बाकी एबिलिटीज का तो पता नहीं, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। उसकी स्ट्रेंथ अभी 32 पॉइंट्स है, लेकिन तब भी उसके मूवमेंट्स अभी भी बहुत ज्यादा लाइट है। जिनवू अब मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाकर देखता है तो उसको यहाँ पर अब मैजिकल जैम नहीं मिल रहे, लेकिन उसका सिस्टम उसे अलग अलग आइटम जरूर दे रहा है। जिनवू को ऐसा लग रहा है कि ये मैजिकल बीस्ट और ये वाला डंजन बाकी के डंजन से अलग है। इसके बाद जिनवू के सिस्टम में एक शॉप खुलती है, जहाँ से जिनवू अभी कुछ भी नहीं खरीद सकता क्योंकि अभी उसका लेवल बहुत कम है, लेकिन वो आइटम्स को सोल्ड जरूर कर सकता है। इसीलिए अभी जो जिनवू को सिस्टम से आइटम मिला था, जिनवू उसको बेच देता है, जिसके बदले में जिनवू के सिस्टम में 20 गोल्ड कॉइन ऐड हो जाते हैं। जिनवू यहाँ पर ये नहीं जानता कि एक्चुअली में ये 20 गोल्ड कॉइन कैश में कितने होंगे। इसीलिए अब जिनवू यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसको इस डंजन के बॉस को मारना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढना होगा, और अगर उसने ये सब कुछ जल्दी नहीं करा तो उसको खाने की कमी पड़ सकती है। जिनवू सोचता है कि वो डंजन के बॉस को नहीं हरा सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है, लेकिन जैसे ही जिनवू अपने बगल में देखता है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। जिनवू उन सारे के सारे मॉन्स्टर को देखकर डरता नहीं है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। अब यहाँ पर वो 3-4 मॉन्स्टर को मार भी देता है और वो कहता है मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाला। तभी यहाँ पर उसको फ्लैशबैक भी आने लगते हैं कि पहली बार वो कैसे मरा था, और इसके बाद जिनवू स्माइल करता है और शुरू हो जाता है। जिनवू यहाँ पर बिना डरे एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा है, जिससे उसका लेवल अप भी बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे ही जिनवू उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है तब उसको सिस्टम एक टाइटल देता है जो की है वुल्फ असैसिन। लेकिन जिनवू यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है, जिनवू की स्वॉर्ड थोड़ी बहुत टूट रही है, यानी वो चिप्ड हो चुकी है, जिसे देखकर जिनवू समझ जाता है कि उसको कोई भी वेपन क्यों ना मिल जाए, लास्ट में उसकी हालत ऐसी हो जानी है। इसके बाद सिस्टम जिनवू को ये बताता है कि उसके पास 34 वुल्फ फैंग आ चुके हैं और फाइनली उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका है। अब यहाँ पर जिनवू ये बात सोचता है कि क्या उसको अब वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास लेवल अप करने का इससे बेटर चांस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जिनवू घर नहीं जाता और आगे चलता रहता है। इसके बाद अगला सीन जूही का होता है, जहाँ पर उसको एक कॉल आती है। जूही को यहाँ पर ये पता लगता है कि जिस डंजन के लिए उसको बुलाया जा रहा था
वो डंजन ब्रेक हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें हीलर्स की जरूरत है। अगला सीन फिर से डंजन का होता है जहाँ पर जिनवू मॉन्स्टर से लड़े जा रहा है। जिनवू बताता है कि जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मार रहा है वैसे वैसे उसका लेवल अप हो रहा है, जिससे उसके लिए ये काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जिनवू बताता है कि हर मॉन्स्टर के नेम टैग पर एक कलर होता है। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि वो मॉन्स्टर जिनवू से वीक है, ऑरेंज का मतलब है कि वो जिनवू के पावर लेवल का है, और रेड का मतलब वो जिनवू से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जिनवू नीचे जाने की सोचता है, जबकि उसे पता है कि नीचे एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। नीचे जाते हुए जिनवू ये सोचता है कि ये सीढ़ियां इतनी लंबी तो नहीं थी। अब जैसे ही जिनवू नीचे पहुंचता है थोड़ी देर तक तो सिचुएशन शांत रहती है, लेकिन अचानक से ही जिनवू के ऊपर एक अटैक होता है, और वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जिनवू कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता। इस वाले अटैक से जिनवू की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। इसके बाद जैसे ही जिनवू उस मॉन्स्टर का नेम टैग देखता है, वो नेम टैग ऑरेंज कलर में होता है। जिनवू उस मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम इस डंजन के बॉस हो? इसी के साथ वो ये भी देखता है कि इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि स्वॉर्ड का यूज करना बिल्कुल ही यूजलेस है। जिनवू अब यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फाइट करने के लिए जाता है वो मॉन्स्टर जिनवू को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मॉन्स्टर से इतनी मार खाने के बाद जिनवू सोचता है मुझे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिनवू एक बेंच पे बैठा हुआ है, उसी के साथ मिस्टर सॉन्ग भी है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू को बोलते हैं, सभी लोग तुमको एक वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं और अब तुम्हें उन्हें गलत प्रूफ करना है। जिस पर जिनवू कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्रेजेंट में जिनवू अभी भी उस मॉन्स्टर से पिट रहा है, जिसके बाद अब जिनवू यहाँ पर खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनने आया हूँ और मैं स्ट्रांग बन के रहूंगा। ऐसा बोलते ही हमें यहाँ पर जिनवू की बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं। जिनवू अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए ये सोचता है ये मॉन्स्टर डंजन के गॉड स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जिनवू अपनी स्वॉर्ड से एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखते हुए अब जिनवू अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और अपनी हाथों की मदद से ही उसके स्केल्स को तोड़ने लगता है, और वो उस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। एंड ऐसा करने के बाद जिनवू ये सोचता है कि अब मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। जिसके बाद उसको सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि उसने किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को हरा दिया। अब यहाँ पर जिनवू को उस ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को मारकर एक नया वेपन मिला है। ये वेपन एक डैगर है जो कि पहली वाली स्वॉर्ड से डबल पावरफुल है। इस वेपन की खासियत ये है कि इससे अटैक करने पे अपोनेंट पैरालाइज हो जाएगा। एनीवेज अब यहाँ पर ये डंजन गायब हो जाता है, और उस डंजन के गायब होते ही ये स्टेशन एक नॉर्मल स्टेशन बन जाता है। इसके बाद जैसे ही जिनवू उस स्टेशन से बाहर निकलता है, उसे बाहर निकलते ही एक सोल्जर दिखाई देता है। वो सोल्जर जिनवू से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आना मना है? लेकिन जैसे ही उस सोल्जर को ये बात पता लगती है कि जिनवू एक हंटर है, वो सोल्जर जिनवू से पोलाइटली बात करने लगता है। जिसके बाद वो सोल्जर जिनवू को डंजन ब्रेक वाली जगह पर लेके जाता है। अब यहाँ पर जिनवू की परसेप्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए वो पहली सेंस कर लेता है कि आसपास एक बॉस है। तभी यहाँ पर हमें दिखता है कि दूसरी तरफ एक डंजन का बॉस घूम रहा है, जिसकी नॉर्मल सिटीजन फोटो ले रहे हैं। उस बॉस को मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स लगे पड़े हैं, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे। जिनवू भी पीछे खड़े होकर ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है। उन हंटर्स को देखकर जिनवू कहता है, इन सभी में 8 E रैंक हंटर्स हैं और एक ही D रैंक हंटर है। तभी वो उन सभी में जूही को भी नोटिस करता है। जूही यहाँ पर हंटर्स को हील करने की सोचती है, लेकिन उसका डर अभी भी नहीं गया, इसीलिए वो फुल फोकस के साथ काम नहीं कर पा रही। जिनवू उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है कि ये एक D रैंक बॉस है और मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उस बॉस के मुंह पे फेंक के मारता है। इस अटैक से उस बॉस का डिफेंस ब्रेक हो जाता है, जिसे देखते हुए बाकी के हंटर्स भी उस बॉस के ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड वो सभी मिलकर फाइनली उस बॉस को हरा देते हैं। बट तभी उन हंटर्स में से एक हंटर ये बात सोचता है कि आखिर इस बॉस का डिफेंस टूटा कैसे। इसलिए वो हंटर सोल्जर से पूछता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी, जिस पर वो सोल्जर उसे बताते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड उस हंटर ने फेंकी थी जो कि पीछे खड़ा है। वो हंटर जिनवू को देखकर ये बात सोचने लगता है कि क्या ये हंटर हमसे ज्यादा ऊपर है। जिनवू जाते जाते ये सोचता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बॉस एक ही हिट में मर जाएगा। जूही भी यहाँ पर जिनवू को नोटिस कर लेती है, लेकिन जिनवू उसको बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है और बड़ी जिनवू को बहुत सारे डेली क्वेस्ट मिलते जा रहे हैं और उन सभी क्वेस्ट को पूरा करने के बाद वो खुद का लेवल अप करते जा रहा है। लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल की नर्सें जिनवू के बारे में ही बात कर रही है। वो ये कह रही होती है कि वो E क्लास हीरो जिनवू कितना कूल और हैंडसम है। जब वो यहाँ पर आया था तब उसकी हालत अच्छी नहीं थी,
लेकिन अब वो एक्सरसाइज करता है रोज और उसकी बॉडी भी शेप में आ चुकी है। अगला सीन होता है जिन्वू का। जिन्वू अपने रूम में है जहाँ पर वो वर्कआउट कर रहा है। तभी उसके रूम में एक नर्स आती है। वो नर्स जिन्वू की बॉडी को देखकर शॉक हो जाती है, या ये भी कह सकता है कि उसे जिन्वू के ऊपर क्रश हो जाता है। इसके बाद वो नर्स जिन्वू को ये बताती है कि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है, तो इसीलिए वो उससे ये पूछने आई है कि क्या वो अच्छा फील कर रहा है। जिस पर जिन्वू उस नर्स से कहता है कि वो अच्छा फील कर रहा है। वो नर्स कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये पेपर वर्क पूरे कर लेना। जिसके बाद जिन्वू उसको थैंक्स कहके जाने लगता है, लेकिन वो नर्स उससे उसका नंबर मांग लेती है। जिन्वू भी ये सोच के उसको अपना नंबर दे देता है कि हो सकता है कि शायद फ्यूचर में कोई काम पड़े। इसके बाद अगला सीन जिन्वू के घर का होता है, जहाँ पर जिन्वू की बहन स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो रही है और इसी के साथ वो न्यूज भी देख रही है। जिन्वू अपने रूम से बाहर आता है। जिन्वू की बहन जिन्वू को देखकर उससे ये पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। जिन्वू कहता है हाँ बस थोड़ा बहुत। एंड ये कहने के बाद वो अपनी बहन को स्कूल भेज देता है। अपनी बहन के जाने के बाद जिन्वू सिस्टम में देखता है, जिसे देखकर वो ये कहता है कि अभी उसकी 10 किलोमीटर की रनिंग बाकी है, जिसे वो बाद में पूरा करेगा। बट इसके बाद वो ये सोचता है कि अब उसे अपने पॉइंट्स का यूज किस एबिलिटी को बढ़ाने में करना चाहिए। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाएगा। इंटेलेक्ट का मतलब है अपनी इंटेलिजेंस को। बट तभी जिन्वू के लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जिसे देखकर जिन्वू बहुत घबराहट में अपना फोन उठाता है। जिन्वू का लैंडलॉर्ड उसे बताता है कि तुमने अभी तक किराया नहीं भरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई अभी दिक्कत है तो तुम बाद में भी दे सकते हो। जिन्वू कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्द ही रूम का किराया भर देगा। मकान मालिक का फोन कटने के बाद जिन्वू ये सोचता है कि अब वो गॉब्लिन्स को आराम से मार सकता है, तो किराया भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन में कुछ चेक करता है और फोन को देखते देखते वो कहता है अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ जिन्वू ये सोचता है कि अभी वो एक ई रैंक का हंटर है, सो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाने की परमिशन नहीं है। सो अगर उसको एक हाई रैंक के गेट में जाना है तो उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी। बट वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सबके नजरों में आ जाएगा, क्योंकि रीअवेकनिंग एक रेयर चीज है और सबकी नजरों में आने का उसका मेन कारण ये होगा क्योंकि उसने आज तक किसी एक ऐसे हंटर को नहीं देखा जो कि लगातार अपनी रैंक को बढ़ाए जा रहा है। लेकिन तभी जिन्वू को एक मैसेज दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अगले सीन में जिन्वू उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट एपिसोड में गया था, जहाँ पर वो डंगसुक नाम के आदमी से मिलता है। डंगसुक एक सी क्लास हंटर है और उसकी एक अच्छी टीम भी है। डंगसुक जिन्वू से कहता है तुम ई क्लास हंटर हो ना और तुम्हारा नाम जिन्वू है। जिन्वू कहता है हाँ मैं वही हूँ। तभी डंगसुक की टीम का एक आदमी कहता है अरे ये लड़का तो बहुत ज्यादा फेमस है और इसका एक फेमस नाम भी है, शायद वो है हाँ द वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। एंड ये कह के वो आदमी हंसने भी लगता है। डंगसुक इस चीज के लिए जिन्वू से माफी मांगता है और वो उससे कहता है मेरे टीममेट ऐसे ही हैं, तो इनकी बातों का बुरा मत मानना। इस पर जिन्वू ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और वो कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं एक ई रैंक हंटर ही हूँ। इसके बाद डंगसुक जिन्वू को ये बताता है कि ये एक सी रैंक मिशन है जिसके लिए हमें बस 8 लोग चाहिए। इसके बाद वो ये भी कहता है कि हम तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं ले जा रहे, इसलिए हम तुम्हारे साथ लूट आइटम को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बस पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 2 मिलियन वॉन जरूर दिए जाएंगे। जिन्वू उन सभी हंटर्स को देखकर कहता है तो इनमें 4 लोग सी रैंक के हंटर हैं और 2 लोग सब डी रैंक के। इसके बाद जिन्वू उनसे पूछता है तो फिर मेरा क्या काम होगा, आखिर मुझे मिशन पे करना क्या है। डंगसुक जिन्वू को बताता है कि उसको बस सामान उठाना है, जिसके अंदर खाने पीने का सामान है और कुछ कपड़े भी। जिन्वू उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग बिना हीलर के ही जा रहे हो। इस पर डंगसुक उसे बताता है कि जब भी ये लोग इंडिपेंडेंट मिशन पे जाते हैं तब उस समय हीलर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन्वू अब यहाँ पर ये सोचता है कि ये सभी लोग बिना हीलर के डंजन के अंदर जा रहे हैं, सो अब उसको डाउट हो रहा है। अब यहाँ पर डंगसुक जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि अगर जिन्वू को कुछ भी हो जाता है डंजन के अंदर तो यहाँ पर हंटर्स की कोई भी गारंटी नहीं होगी। इसके बाद एक और हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक डी रैंक हंटर है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स हैं, यानी आर्मर और तलवार। जिन्वू उस हंटर को देखकर सोचता है कि ये पक्का अमीर घर से होगा। उस डी रैंक के हंटर का नाम है यो जिनहो। अब देखो बडीज, यो जिनहो नाम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेने में, तो मैं इसको अमीर लड़का बोलूंगा। एंड जब मैं अमीर लड़का बोलूँ तो तुम समझ जाना कि मैं यो जिनहो की बात कर रहा हूँ। वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा फर्स्ट सी रैंक डंजन है ना, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इसके बाद ये सभी लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डंजन के अंदर जाते जाते ये अमीर लड़का बहुत सारी बातें करता है जिन्वू से। जिन्वू भी बस उसकी बातों को सुनते जा रहा है। अब अगले सीन में जैसे ही ये लोग उस गेट के पास पहुंचते हैं तभी उन सभी हंटर में से एक हंटर डंगसुक से पूछता है तुम पक्का श्योर हो ना कि ये एक सी रैंक का डंजन है। डंगसुक कहता है हाँ ये एक सी रैंक का डंजन है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन वालों ने इसको 2 बार चेक करा है। उस गेट को देखने के बाद वो अमीर लड़का भी बोलता है अरे ये तो बहुत बड़ा गेट है, क्या इसके अंदर जाना सही रहेगा। जिन्वू कहता है कि गेट के साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता,
उसके अंदर से आने वाली मैजिक पावर से फर्क पड़ता है और उसी मैजिक पावर के बेसिस पर ही हंटर एसोसिएशन गेट का रैंक डिसाइड करती है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन का, जहाँ पर ये सभी लोग आ चुके हैं। डंगसुक अपने एक टीममेट से कहता है कि यहाँ पर थोड़ी लाइट करो। जैसे ही वो हंटर लाइट करता है तभी ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं है। जिन्वू ये सब देखकर ये सोच रहा है कि ये बिल्कुल कार्टन एंड टेम्पल जैसा ही लग रहा है। अमीर लड़का जिन्वू से पूछता है ये ग्लो स्टोन क्या होते हैं। जिन्वू उसे बताता है कि वो एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से लाइट्स निकलती हैं। इसके बाद ये सभी लोग उस डंजन के थोड़ा और अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो अमीर लड़का फिर से कुछ बकर बकर कर रहा होता है जिन्वू से, लेकिन जिन्वू सबको शांत होने के लिए कहता है क्योंकि जिन्वू को मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई दे रही होती है। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद जिन्वू सबको ये बता देता है कि हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप बीस्ट आ रहे हैं। जिन्वू की बात सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके उन लोगों को भी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद ये चींटी जैसे दिखने वाले बहुत सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं उन हंटर्स के ऊपर। डंगसुक की टीम का एक मेंबर उन चींटियों के ऊपर हमला करने लगता है और इसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ डंगसुक उन सभी चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो सभी की सभी चींटियां डंगसुक की तरफ आती है, वो पहले वाला हंटर उन सभी चींटियों को मार देता है। इसके बाद डंगसुक बाकी हंटर्स को बची हुई चींटियों को मारने के लिए कहता है। ये सभी की सभी चीजों को देखकर जिन्वू पीछे खड़ा ये सोचता है वाह यार ये तो बड़ा कमाल का टीम वर्क है। लेकिन इसी समय जिन्वू के पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर को देख लेता है और अपने पैर से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सारे के सारे मैजिक बीस्ट को मार देने के बाद डंगसुक जिन्वू को थैंक्स कहता है, क्योंकि जिन्वू की वजह से ही डंगसुक और उसके हंटर की टीम को ये बात पता लग पाई कि ये मॉन्स्टर आखिर आ कहां से रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वो जिन्वू से ये बात पूछता है कि जिन्वू को ये बात पता कैसे चली कि ये मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। जिन्वू कहता है बस उसे पता चल गया। इसके बाद अगला सीन होता है एक जिम का, जहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर भूकंप आया ही नहीं था। उसी फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में उन सभी हंटर्स का गिल्ड मास्टर यानी टाइगर ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन का, जहाँ पर वो अमीर लड़का जिन्वू के हालचाल पूछ रहा होता है। ये हंटर्स का ग्रुप डंजन के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है, तभी इनको बहुत सारे जाले दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस जाले वाले एरिया को पार करते हैं, तभी इन सभी को एक और गुफा दिखती है जहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देखने के बाद डंगसुक कहता है अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा। और वहाँ पर खड़े बाकी हंटर्स उन सारे के सारे माना क्रिस्टल्स को आपस में बांटने की सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ जिन्वू। वो अमीर लड़का जिन्वू को कॉन्ट्रैक्ट लेके डंगसुक के पास जाता है। वो अमीर लड़का डंगसुक से कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को लूट का हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे माना क्रिस्टल लूट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इन माना क्रिस्टल्स को 7 की जगह 8 हिस्सों में बांटना होगा। डंगसुक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके 7 नहीं 8 हिस्से होंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस डंजन बॉस को मारना होगा और जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। लेकिन वो डंजन बॉस वहाँ पर सो रहा होता है, इसीलिए डंगसुक ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले माना क्रिस्टल्स को निकालेगा। जिसके बाद डंगसुक अपने टीममेट से टूल्स के बारे में पूछता है। डंगसुक का दोस्त बताता है कि वो टूल गाड़ी में भूल चुका है, इसलिए वो जिन्वू और यो से कहता है कि तुम यहीं रुको और हम टूल्स लेके आते हैं। जैसे डंगसुक और उसकी टीम उस गुफा से बाहर निकलते हैं, डंगसुक अपनी टीम के एक मेंबर को कहता है कि इस गुफा का गेट बंद कर दो, और वो हंटर उस गुफा का गेट बंद कर देता है। जिन्वू को इन सभी के ऊपर पहले से ही शक था, इसीलिए उसको मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। मिस्टर सॉन्ग ने जिन्वू को बताया था कि इस काम में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी होते हैं। डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इसलिए अगर हंटर्स वहाँ पे मर जाए तो उनके मरने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। कोई भी ये बात पता नहीं कर सकता कि हंटर कैसे मरा। इसके बाद सीन होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्वू और वो अमीर लड़का ये बात नोटिस कर लेते हैं कि वो बीस्ट जाग चुका है। वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जिन्वू अपनी तलवार को निकालते हुए उस लड़के से कहता है तुम पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। सो बडीज, अब ये स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सो अगर तुम्हें इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो तुम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसको देखते हैं जो कि गेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। डॉगसुक की टीम का एक मेंबर डॉगसुक से पूछता है हम ये सब फालतूगिरी क्यों कर रहे हैं, हम उनको वहीं पर ही मार सकते थे। डॉगसुक कहता है तुम पागल हो क्या, अगर हम उनको वहां पे मारते तो वो स्पाइडर जाग जाता और इसके बाद हम माना क्रिस्टल भी नहीं ले पाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता उनकी रैंक क्या हो, वैसे भी वो ई और डी रैंक के हैं, इनके पास ज्यादा कॉम्बैट स्किल भी नहीं है। वो मॉन्स्टर दोनों को खाने के बाद सो जाएगा, जिसके बाद हम उस डंजन में जाके वो सारे के सारे माना क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। डॉगसुक का प्लान सुनने के बाद उसके टीममेट कहते हैं तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। इसके बाद डॉगसुक अपने टीममेट से ये भी कहता है देखो अगर वो स्पाइडर मॉन्स्टर सोया नहीं तब उस केस में हमें ही उस मॉन्स्टर को मारना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। और मान लो कि अगर हम माना क्रिस्टल्स को नहीं ले पाए तो चिंता मत करो, वो अमीर लड़का जो है उसका आर्मर और वेपन बहुत महंगे बिकेंगे। इसके बाद अगला सीन होता है जिन्वू और उस अमीर लड़के का। वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, एक बी रैंक का हंटर ही एक सी रैंक के डंजन बॉस को मार सकता है। उस अमीर लड़के की बात सुनने के बाद जिन्वू भी सोचता है
ये कह तो सही रहा है, भले ही उसकी रीअवेकनिंग हुई है और उसका थोड़ा सा लेवल अप हुआ हो, लेकिन है वो अभी भी वीक। और इससे पहले के जितने भी बॉसेस को उसने हराया है वो डी रैंक के थे। ये सब बातें पता होने के बाद भी जिन्वू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद जिन्वू उस लड़के से कहता है, हंटर्स को हंटर एक रीजन की वजह से कहा जाता है और असली हंटिंग तो अभी चालू होगी। इसके बाद अगला सीन होता है हंटर्स एसोसिएशन का, जहाँ पर गाड़ी के अंदर प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से बोलता है, ये मीडिया और ये सब फालतू काम के चक्करों में मैं बहुत थक जाता हूँ। इसके बाद गाड़ी चलाते हुए असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कुछ गाइडेंस के बारे में पूछता है। इसके बाद अगला सीन फिर से डंजन का होता है। डंजन के अंदर जिन्वू और स्पाइडर की लड़ाई चल रही होती है। जिन्वू जैसे ही अपने ब्लेड को स्पाइडर की स्किन के ऊपर मारता है, वो ये फील करता है कि स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है। इसी के साथ स्पाइडर बहुत ज्यादा फास्ट और पेनफुल अटैक कर रहा है और अगर यहाँ पर जिन्वू को एक भी अटैक लग गया तो जिन्वू गया। जिन्वू जितना हो सके उतना फास्ट मूवमेंट करके उस स्पाइडर से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर वो अमीर लड़का शॉक हो चुका है। यहाँ तक कि वो अमीर लड़का ये भी कह देता है कि जिस हिसाब से जिन्वू मूवमेंट कर रहा है ये बंदा ई रैंक हो ही नहीं सकता। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या जिन्वू अपनी रैंकिंग के बारे में अफवाहें फैला रहा है। अब जिन्वू को देखकर वो अमीर लड़का डर जाता है, क्योंकि हंटर्स में कुछ ऐसे हंटर्स भी होते हैं जो कि फॉल्स हंटर के नाम से जाने जाते हैं और ये लोग अपनी रैंकिंग जानबूझ के कम बताते हैं और ऐसे लोग बस अपने मजे के लिए हंटिंग करते हैं। और इसके बाद वो जिन्वू का ऐसा लुक देख के और भी डर जाता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ये सोच रहा है कि इस मॉन्स्टर की स्किन इतनी हार्ड है कि इसको एक भी डैमेज दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी उसका सिस्टम उसे ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक रहा है और अगर वो और भी ज्यादा थका तो इसकी मूवमेंट और भी स्लो हो जाएगी। इसके बाद जिन्वू फिर से अपने डैगर की एबिलिटीज को चेक करता है। उसकी डैगर की एबिलिटीज होती है पैरालिसिस और ड्रेन, एंड इन्हीं एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू उस मॉन्स्टर को हराने की सोचता है। ये सब सोचने के बाद जिन्वू उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पर अपना अटैक करने की सोचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर एक एसिड अटैक करता है। लेकिन जिन्वू फास्ट मूवमेंट करके उस अटैक से बच जाता है। जिन्वू मनी मन सोचता है जितना मैंने सोचा था ये मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा खतरनाक है, बट तभी यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी आई है जिसका नाम है डैश, और जिन्वू उस एबिलिटी का यूज करता है फास्ट होने के लिए। इसके बाद जैसे जिन्वू उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पे अटैक करता है उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक करने ही लगता है। जिन्वू भी सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर एक हिट से नहीं मरा तो मैं उसके ऊपर लगातार हिट करता रहूंगा। जिन्वू की स्पीड अब और भी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, जिसे देखकर अमीर लड़के की हालत और भी ज्यादा पतली हो जाती है। इसके बाद जैसे ही जिन्वू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो देखता है कि उसका फटीग यानी थकावट का लेवल 70 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जिन्वू का ध्यान भटकता है और वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। अब जिन्वू यहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ है और वो मॉन्स्टर पे जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू अपनी फुल रिकवरी का यूज कर लेता है एंड इसी के साथ ही में वो उस मॉन्स्टर के अटैक से भी बच जाता है। इसके बाद जिन्वू फिर से एक और बार उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पे हमला करता है एंड सक्सेसफुली इस बार ये हिट उस मॉन्स्टर को लग जाता है। अब जिन्वू उस मॉन्स्टर के ऊपर मल्टीपल हिट्स करता रहता है एंड हर एक सिंगल हिट के साथ उसका सिस्टम उसे बताता है कि मॉन्स्टर पैरालाइज हो रहा है और इसके बाद फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिसके बाद उसका सिस्टम ये नोटिफाई करता है कि उसने डंजन मास्टर को हरा दिया है। इसी के साथ उसका लेवल अप भी हो चुका है। यहाँ पर उस अमीर लड़के को ये भरोसा नहीं हो रहा कि जिन्वू ने अकेले ही डंजन बॉस को हरा दिया। जिन्वू उस डंजन बॉस के पास जाकर उसके अंदर से क्रिस्टल निकालता है। अमीर लड़का जिन्वू के पास जाके कहता है, क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? आप चिंता मत करना, मैं बाकी का सामान भी उठा लूंगा और आपने उस मॉन्स्टर को मारा है तो आप थक गए होंगे, ये लीजिए जल पीजिए। इसके बाद वो अमीर लड़का माना क्रिस्टल भी निकालने लगता है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि एक दूसरे रास्ते से डंगसुक का ग्रुप भी आ चुका है। डंगसुक कहता है, क्या ये लोग अभी तक जिंदा हैं? अगला सीन होता है प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट का, जहाँ पर ये दोनों एक भयंकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड इसी के साथ हमें पता लगता है कि जिस गाइडेंस के लिए ये असिस्टेंट गाड़ी में बात कर रहा था वो गाइडेंस यही थी। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो ये हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये भी एक टाइम पर हंटर हुआ करता था। असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि आप ट्रेनिंग से अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ट्रेनिंग करके हम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। प्रेसिडेंट भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, अपनी बॉडी और माइंड के ऊपर कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सारी चीजें डंजन के एक्सट्रीम सिचुएशन में तुम्हारी मदद करेंगी। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर डंगसुक का ग्रुप ये बात करता है, क्या ये बॉस सच में मर गया? मुझे लग रहा है कि ये स्पाइडर सी रैंक का था ही नहीं। एनीवेज इसके बाद डंगसुक उस अमीर लड़के से कहता है, तुम्हारा ये आर्मर और तुम्हारी तलवार बहुत कमाल की है। तुम्हारे फादर यूजिन कंस्ट्रक्शंस के हेड है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? इसके बाद डंगसुक उस अमीर लड़के को जिन्वू को मारने के लिए कहता है। डंगसुक ये कंडीशन रखता है कि अगर उसने जिन्वू को नहीं मारा तो वो उस अमीर लड़के को बाहर जाने नहीं देगा, और अगर वो अमीर लड़का डंगसुक की बात नहीं मानता तो डंगसुक उस अमीर लड़के और जिन्वू दोनों को ही मार देगा। डंगसुक को बड़ी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस अमीर लड़के ने अपनी गियर्स का हेल्प करके उस स्पाइडर को मारा है, लेकिन यो जिन्हो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जिन्वू का साथ देगा। डंगसुक ये देख के बहुत नाराज हो जाता है
और वो अब यो जिनहो और जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिनवू को भी एक अर्जेंट क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है जिसे जिनवू देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। अगला सीन होता है सिटी का, जहाँ पर हमें एक हीजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है। तभी वहाँ पर उसके 2 दोस्त आते हैं। इसके बाद अगला सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर ये तीनों मिलकर बातें करते हैं। वो लड़कियां हीजिन से पूछती हैं टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल। इस पर हीजिन कहती है कुछ खास नहीं, जो चलता है वही चल रहा है। हीजिन भी अब उन लड़कियों से उनके बारे में पूछती है। वो लड़कियां भी कहती है कि उनका गिल्ड भी वही काम कर रहा है जो कि नॉर्मली करते रहते हैं सब। इसके बाद हीजिन उनसे पूछती है तुमने बताया था कि तुम मिस चाहे के साथ ए रैंक डंजन में ट्रेनिंग के लिए जाने वाली हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि हाँ, हम ए रैंक डंजन में गए थे जहाँ पर हम एक ए रैंक बीच से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मिस चाहे ने बस उसको एक फ्लैश के अंदर मार दिया, जिसे देखकर हम सभी शॉक हो गए थे। इसके बाद उनमें से एक लड़की हीजिन से किसी चुल नाम के लड़के के बारे में पूछती है। हीजिन बताती है कि चुल भी अच्छा कर रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन का, जहाँ पर जिनवू एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है। डंगसुक योजिनहो से कहता है देख लो योजिनहो, वो लड़का तो मर चुका है। जिनवू मनी मन ये सोचता है ये मैं कैसे भूल गया कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चलता है। बट इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो लंबा जिएगा। जिनवू थोड़ा सा थका हुआ सा फील कर रहा है, लेकिन वो जिंदा है। तभी जिनवू के सिस्टम में ये लिखा हुआ आता है कि अगर तुमने क्वेस्ट को पूरा नहीं करा तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिनवू का सिस्टम उसे कह रहा है कि तुम्हारे सामने जो लोग हैं उन्हें जान से मार दो। और जिनवू का अर्जेंट क्वेस्ट यही है। जिनवू को पता चल जाता है कि उसका सिस्टम ये चाहता है कि जिनवू जिंदा रहे, जिसे देखते हुए जिनवू भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद जिनवू आगे बढ़ते हुए कहता है अगर सिस्टम ऐसा चाहता है तो मैं वैसा ही करूंगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसके अंदर में से डार्क एनर्जी निकल रही है। जिनवू उन लोगों से कहता है अगर तुम सच में हंटर हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें भी कोई हंट कर सकता है। तभी डंगसुक के ग्रुप का एक आदमी आगे बढ़ता है और जिनवू से कहता है कि आगे तुम कहना क्या चाह रहे हो और तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कर ही क्या लेगा। इसके बाद वो हंटर कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जिनवू अपनी ब्लेड निकाल के उसका गला काट देता है। और ये चीज देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे इनफैक्ट योजिनहो की भी फट जाती है। सिस्टम में लिखा जाता है कि 6 में से 1 गया, यानी अभी भी उसको 5 लोगों को मारना है। जिनवू मनी मन ये भी सोच रहा है कि भले ही मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी एक असली इंसान को मारा है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिनवू खुद ही मर जाता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी बिना टाइम वेस्ट करे जिनवू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनवू भी बस खड़े खड़े उन सभी के अटैक डॉज करते जाता है। इसके बाद जिनवू भी 2 लोगों के ऊपर हमला करता है, बट जिनवू की ब्लेड उन्हें टच कर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी मर जाते हैं। इसके बाद जिनवू एक ही झटके के अंदर 2 और लोगों को मार देता है और इसी के साथ वो अभी टोटल 5 आदमियों को मार चुका है। योजिनहो जिनवू को देखकर कहता है जिस टाइम ये बॉस से लड़ रहा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल ये अभी है। डोंगसुक अपने टीम के सभी आदमियों को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। डोंगसुक मनी मन सोचता है इस लड़के ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। अब डोंगसुक भी अपना पावर लेवल अप कर लेता है और वो सोचता है कि भले ही ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन 5 लोगों से लड़ने के बाद ये थोड़ा कमजोर तो जरूर पड़ गया होगा। इसके बाद जैसे ही वो जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिनवू उसका मुंह पकड़ देता है। जिनवू उसको कहता है तुम स्ट्रांग थे, लेकिन मैं भी इस पूरे टाइम अपना लेवल अप करते जा रहा था। डोंगसुक ये देखकर अब जिनवू से अपनी जान की भीख मांगता है। डोंगसुक जिनवू से कहता है मुझे जाने दो और तुम्हें जितना माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन रखने हैं तुम रख लो। लेकिन जिनवू बोलता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी और अब तुम खुद की जान की भीख मांग रहे हो। तुमने ही तो कहा था डंजन में जो भी कुछ होता है बाहर वो चीज किसी को पता नहीं चलती। इस पर डोंगसुक बोलता है तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई कौन है। और यहाँ पर डोंगसुक अपनी लाइन पूरी कर पाए, लेकिन उससे पहले ही जिनवू उसका गला उड़ा देता है। अब ये सारी चीज होने के बाद वहाँ का डंजन क्लोज होने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन के बाहर का, जहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में एक स्लिप है, जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि तो तुम्हारे हिसाब से सारे के सारे सी रैंक हंटर मारे गए और बस तुम दोनों ही उस डंजन से बाहर निकल पाए। जिन्हो कहता है हाँ बिल्कुल यही हुआ था, सही बात है। इसके बाद वो लड़की जिन्हो के कपड़ों की तारीफ भी करती है। वो लड़की जिन्हो कहती है तो पक्का तुम ही नहीं सारी चीजें हैंडल करी होगी और ये जो ई रैंक हंटर है पक्का चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होगा। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद जिन्हो जिनवू से कहता है हमने अच्छा काम किया बॉस। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जिनवू कहता है अच्छा हुआ मैंने सुबह सुबह अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। अगला सीन होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग का, जहाँ पर हमें एक अननोन आदमी को दिखाया जाता है और बड़ी इसी के साथ शुरू होता है सोलो लेवलिंग एनीमे का असली मजा। सो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट बताना। तुम्हें इस वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसके बारे में भी तुम मुझे कमेंट बताना।